हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जड़त्व और द्रव्यमान के बीच का जो संबंध है उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आप लोग ये जानोगे कि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच का जो संबंध है वो क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग जड़त्व और द्रव्यमान के बीच के संबंध को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तभी दोस्तों आपको संवेग के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाएगी। और जब आप संवेग के बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से जान जाते हैं, उससे दोस्तों अगर आप परिचित हो जाते हैं तभी दोस्तों आप लोग न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को समझ पाइएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। ये दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जानकारी देगी कि किसी वस्तु का जो संवेग है वो दोस्तों कहां से निकल कर आती है, और साथ ही किसी वस्तु का जो जड़त्व है और उसका जो द्रव्यमान है उसके बीच का जो संबंध है वो क्या होती है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जड़त्व और द्रव्यमान को लिखा है। तो थोड़ी सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बात करते हैं जड़त्व का। तो दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जाना था कि जो जड़त्व है वो किसी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण होता है, जिसमें कोई वस्तु यदि अपने आप को विराम की अवस्था में बनाए रखती है तो वो अपने आप को उसी अवस्था में बनाए रखेगी। कब तक? जब तक उस पर बल नहीं लग रहा है। अगर कोई वस्तु अपने आप को एक समान चाल से गतिशील बनाए रखी है, यानी अपने आप को गतिमान की अवस्था में बनाए रखी है, तो दोस्तों वो अपने आप को उसी अवस्था में बनाए रहेगी जब तक उस पर बल नहीं लग रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अपने आप को विराम में रखी है तो विराम में ही रहेगी। किसके कारण? तो बल के अनुपस्थिति के कारण। अगर कोई वस्तु अपने आप को गत्यावस्था में रखी है तो दोस्तों बलों की अनुपस्थिति में वो अपने आप को गत्यावस्था में ही रखेगी। ये है दोस्तों आपके किसी वस्तु के जड़त्व का गुण। ठीक है। अब जरा बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान का। तो दोस्तों ये जो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु की मात्रा है जिसमें दोस्तों वो उपस्थित रहता है, और इसके कारण ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि किसी वस्तु का जो दोस्तों परिमाण है उसका हम लोग पता लगा पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जो वस्तु का जड़त्व और जो द्रव्यमान है वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझना, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक ठो ले लेते हैं फुटबॉल। ठीक है। एक तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं फुटबॉल, और इसी आकृति का यानी सेम इसी शेप का इसी आकार का दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं पत्थर। क्या करते हैं? एक ले लेते हैं पत्थर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों का जो आकृति है वो बिल्कुल क्या है? सेम। लेकिन यहाँ पर ये है आपका फुटबॉल और यहाँ पर ये है दोस्तों आपका पत्थर। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बाउंस कर जाएगा। ठीक है। देखिए ये फुटबॉल है और ये पत्थर है, दोनों की आकृति सेम है और दोनों अपने किस अवस्था में है? तो दोस्तों अभी इन दोनों का जो जड़त्व है वो है स्थिर जड़त्व के रूप में, यानी अपने आप को दोस्तों वो किस अवस्था में बनाए रखे हैं? तो अपने आप को यह दोस्तों विराम जड़त्व के रूप में बनाए रखे हैं। ये कब तक बनाए रखेंगे? जब तक दोस्तों इन पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं होता। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि इस फुटबॉल और इस पत्थर पर हम लोग दोस्तों धक्का देते हैं, यानी कि आप जब पैर से धक्का दीजिएगा तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो पैर से धक्का है वो फुटबॉल पर भी देंगे और पत्थर पर भी देंगे, और ये जो धक्का है दोस्तों वो हम समान परिमाण के साथ देंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर हम 5 न्यूटन बल से अगर हम फुटबॉल पर धक्का मारते हैं, ठीक है, अगर इसी बल के साथ यानी इसी परिमाण के साथ अगर 5 न्यूटन के परिमाण के साथ अगर दोस्तों हम इस पत्थर पर धक्का मारते हैं तो दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं? अगर आप लोग दोस्तों ऐसा करिएगा तो आप लोग ये देखते हैं कि आपके दोस्तों बल के प्रभाव से यानी आपके 5 न्यूटन के बल के प्रभाव से जो फुटबॉल होगा वो अपनी स्थिति को चेंज कर लेगा, यानी इसकी जो स्थिति है वो विरामावस्था से परिवर्तित होकर दोस्तों ये क्या होगा कि वो अपने मोशन के फॉर्म में ला देगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ये पत्थर है अगर आप उसे मारोगे तो दोस्तों ये जो पत्थर है हो सकता है कि ये बिल्कुल भी अपने आप को मतलब रेस्ट से मोशन में ला दे लेकिन गति भी ना ला पाए। जैसे कि अगर आप फुटबॉल को मारते हैं 5 न्यूटन के बल से तो हो सकता है कि जो फुटबॉल है वो आगे की ओर भागेगा, यानी कुछ वो दूरी तय करेगा। लेकिन जब आप इस पत्थर को दोस्तों पैर से मारोगे तो ये बिल्कुल भी कुछ दूरी तय नहीं करेगा, या हो सकता है कि ये पत्थर दोस्तों हिले भी ना अगर ज़्यादा भारी हो तो, यानी कि अगर फुटबॉल के आकार का और कोई पत्थर हो अगर आप उसे मारें तो हो सकता है ये पत्थर हिले भी ना। तो इसमें दोस्तों आप कारण क्या देख रहे हैं? देखिए दोनों का शेप भी समान है, दोनों का आकार यानी समान है, और साथ ही इन दोनों पर जो आपके
द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग ये हो रहा है कि जो दोस्तों फुटबॉल है वो अपने आप को विराम से गति की अवस्था में ला रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पत्थर है वो अपने आप को विराम से गति की अवस्था में नहीं ला रहा है। या हो सकता है कि अगर आपके 5 न्यूटन के बल से अगर ये पत्थर अगर हिल जाता है यानी डगमगा जाता है तो दोस्तों फिर भी ये फुटबॉल जितना ये बिल्कुल भी दूरी तय नहीं कर पाता। दोनों का सिर्फ समान है, लेकिन जितना दूर ये फुटबॉल भागता है उतना दूर दोस्तों ये पत्थर नहीं भागता। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो किसका आता है, यानी रीजन किसका आता है? भाई मोरे, दोनों का आकार सेम है, दोनों पर लगाए गए बल भी सेम है, लेकिन ये दूर तक भागा लेकिन ये दूर तक नहीं भागा। ऐसा कारण किसके कारण हुआ, यानी ये किसके कारण हुआ? तो दोस्तों ऐसा इस वस्तु के दोस्तों द्रव्यमान के कारण हुआ। दोनों का दोस्तों गुण भी वही था, जड़त्व वाला, यानी ई भी था अपने स्थिर जड़त्व के फॉर्म में और ई भी था अपने स्थिर जड़त्व के फॉर्म में। लेकिन दोस्तों जब हमने इस पर बल लगाकर इसके फॉर्म को चेंज किया तो इसने क्या किया कि अधिक दूरी तय किया और इसने दोस्तों कम दूरी तय किया। तो ऐसा दोस्तों जो कारण है वो हुआ द्रव्यमान के कारण। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जो फुटबॉल का द्रव्यमान है वो दोस्तों पत्थर के द्रव्यमान से क्या है, काफी कम है, और जो पत्थर का द्रव्यमान है वो फुटबॉल के द्रव्यमान से काफी अधिक है। इसलिए दोस्तों जो फुटबॉल है वो आपके इस 5 न्यूटन के बल से ही वो अधिक दूरी तय कर लिया, लेकिन जो आपका ये दोस्तों पत्थर है उस पर इस 5 न्यूटन के बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दोस्तों ये जो बल है वो इस पत्थर की गति के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने इस पर बल नहीं लगाया, आपने इस पर बल लगाया, लेकिन आपके बल का जो प्रभाव है दोस्तों ये पत्थर बहुत ही कम अनुभव किया, जिसके कारण ये दोस्तों फुटबॉल जितना बिल्कुल भी दूरी होता है नहीं कर पाया। मेरी बात तो समझ रहे ना? अब ऐसा बात सोच रहा कि हो सकता है सर कि फुटबॉल का जो पथ होगा वो मतलब चिकना होगा और जो पत्थर का पथ होगा वो मतलब कि रुखरा होगा, तो दोनों का पथ सेम ही है, ठीक है, पथ में कोई बदलाव नहीं है। माइंड पर समझ के रखना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना आप लोग। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसके परिमाण को बढ़ा दें, यानी अगर यहाँ पर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये फुटबॉल आगे की ओर गति की, अगर हम इसके परिमाण को बढ़ा दें, परिमाण को जैसे मान चलते हम यहाँ पर कर दे 20 न्यूटन, अगर हम 20 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हो सकता है कि अब ये पत्थर क्या हो सके, अपने आप को गति में ला सके, लेकिन फिर भी वो उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगी जितनी दूरी ये फुटबॉल तय कर लेती है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वो कौन हुआ? तो वो दोस्तों हुआ आपका कौन? तो द्रव्यमान। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं? इससे दोस्तों आप लोग ये सीख सकते हैं कि किसी वस्तु का दोस्तों हम केवल जड़त्व पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि उसके जड़त्व के साथ हम उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर रहते हैं। अगर उस वस्तु पर बल लगाते हैं तो यानी हमारे द्वारा लगाए गए जो बल का परिमाण है वो दोस्तों इसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो इनका द्रव्यमान ज़्यादा था इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा दूर तक नहीं गया जितना आपने बल लगाया, इसका द्रव्यमान कम था तो ये दोस्तों अधिक दूर गया, क्योंकि दोस्तों आपके इतने बल से ये अपने आप को गति में ला दिया। अब थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ गए इस चीज़ को, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों आप लोग एक क्रिकेट की गेंद और एक टेनिस की गेंद को दोस्तों अगर आप लेते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि हाई है टेनिस की गेंद, ठीक, अब मान के चलते हैं कि हाँ ये क्रिकेट की गेंद, दोनों का आकार सेम है, मान के चलते हैं, अगर एगो बड़ा छोटा हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो दोनों का शेप क्या है, सेम ही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो क्रिकेट का गेंद होता है, क्रिकेट का गेंद वो दोस्तों टेनिस के गेंद से भारी होता है, ये क्रिकेट का और ये टेनिस का, ठीक है। आज जो टेनिस का गेंद होता है वो क्रिकेट के गेंद से हल्का होता है, यानी इसका जो भार है वो दोस्तों टेनिस के बॉल से वो ज़्यादा है, जबकि टेनिस का जो बॉल है वो क्रिकेट के बॉल से दोस्तों कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर दोस्तों आप लोग दोनों को अगर आप गति कराइएगा फर्श पर, दोनों को अगर आप एक ही चाल से अगर आप गति कराइएगा तो इन दोनों गेंदों में से दोस्तों क्या होगा कि जो आपका ये टेनिस वाला बॉल है वो अधिक दूरी तय करेगा, और जबकि जो क्रिकेट वाला जो आपका गेंद है वो इस टेनिस गेंद की तुलना में कम दूरी तय करेगा। तो ऐसा किसके कारण हुआ? अब आप बोलिएगा कि साला बॉल तो दोनों पर सामान्य लगाए हैं, अब दोनों देखने में भी सामान्य आकार का है, वैसा थोड़ी ना है कि हाई मतलब कि इससे शेप में बड़ा है और इससे शेप ये छोटा है, दोनों का शेप भी समान है और दोनों पर हमने बल भी यानी कि बराबर लगाया है, यानी समान परिमाण के साथ हमने बल लगाया है। तो फिर ये जो टेनिस वाला बॉल है वो बहुत ज़्यादा दूरी तक क्यों तय किया, आज जो ये क्रिकेट वाला जो बॉल है वो कम दूरी क्यों तय किया? तो दोस्तों इसका मेन रीजन है इन दोनों का द्रव्यमान, इन दोनों का दोस्तों मास में यहाँ पर डिफरेंस है। अगर इन दोनों का मास अगर इक्वल कर दिया जाए, जैसे कि
अगर इसका द्रव्यमान अगर हो जाए W1 और इसका अगर द्रव्यमान हो जाए W2, तो इन दोनों में दोस्तों जो इसका द्रव्यमान होगा वो W1 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जिस स्थिति में हम लोग W1 को अगर इक्वल कर दें W2 के, यानी इन दोनों का जो दोस्तों वेट है अगर हम इक्वल कर दें, तो उस स्थिति में दोस्तों जितने दूर आपका ये टेनिस वाला बॉल दूरी तय करेगा, उतना ही दूर दोस्तों आपका जो ये क्रिकेट वाला बॉल है वो भी दूरी तय करेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो केवल दोस्तों हम लोग अपने बल का जो प्रभाव है वो उसके जड़त्व पर ही निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर कराते हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको ये बताया कि किसी वस्तु का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बल के प्रभाव के लिए उसके द्रव्यमान पर भी क्या करते हैं, हम लोग निर्भर रहते हैं, उसके द्रव्यमान पर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोग को अगर हम पूछें कि ये फुटबॉल, ये दोनों बॉल, इन दोनों के अगर हम वेग की बात करें तो इसका वेग कैसा है, तो आपका जवाब क्या होगा। यानी अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, रेस्ट की अवस्था में हो, विराम की अवस्था में हो, तो उस समय उसका जो वेलोसिटी होगा वो कैसा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप बताओ। दोस्तों आपका जवाब होगा कि अगर कोई वस्तु रेस्ट की फॉर्म में रहता है तो उसका जो वेग होता है वो होता है शून्य, क्योंकि उसमें दोस्तों बिल्कुल भी वेग उत्पन्न नहीं होता, यानी प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तो देख सकते हैं ये दोनों रेस्ट की फॉर्म में है, तब ना हमने इस पर ठोकर मारा था पैर से, तब ये अपने आप को गति की अवस्था में लाए, तब हम बोले कि कहीं ना कहीं इन दोनों की गति का जो मुख्य कारण है असमान होने का वो है द्रव्यमान। कब, जब ये दोनों स्थिर में था तब। यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों क्या थे, स्थिर में थे, हमने दोनों पर समान परिमाण के साथ बल लगाया तो ये ज्यादा दूरी तय किया और ये कम दूरी तय किया। कब, ये जब दोनों दोस्तों विराम में थे तब, यानी कि दोनों का जो वेलोसिटी था, दोनों का जो वेग था, जब वो शून्य था तब। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि बिल्कुल भी वस्तु का जो वेग है उस पर ये डिपेंडेंट नहीं करता, यानी बिल्कुल भी दोस्तों निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों कि मान के चलते हैं कि ये जो आपका टेनिस का गेंद है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए जो क्रिकेट का बॉल है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और ये जो आपका क्रिकेट वाला जो बॉल है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर दोनों के दोनों अगर आपकी तरफ आए तो दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं, जैसे कि जो ये टेनिस वाला जो बॉल है अगर वो भी अपने आप को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आपके तरफ अगर गति करता है, और जो ये बॉल है क्रिकेट वाला अगर वो भी 20 मीटर पर सेकेंड से अगर आपकी तरफ वो गति करता है, देखिए अब इसका क्या होगा, अब इसमें वेग होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेग कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात तो समझिएगा, इसमें वेग कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वो अभी ये था किस रूप में, विराम के फॉर्म में, लेकिन अभी वो किस रूप में है, तो दोस्तों गति के फॉर्म में। तो उस स्थिति में दोस्तों आप लोग कभी भी करके देख लीजिएगा, इमेजिन करके देख लीजिएगा, उस स्थिति में क्या होगा कि आपको जो टेनिस वाला बॉल है उसको रोकने में कम बल लगाना पड़ेगा, और जबकि दोस्तों ये जो क्रिकेट वाला बॉल है उसको रोकने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन होता कि भैया दोनों आवत रोशन सामान्य वेग के साथ हमारा हो रहे, लेकिन जो टेनिस वाला बॉल बा ओकरा पर कम बल लगावे पड़ता, और जो क्रिकेट वाला बॉल बा ओकरा में ज़्यादा बल लगावे पड़ता। तो आखिर ऐसा उनका है, ऐसा क्यों, तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि इस जो आप देख रहे हैं टेनिस वाला जो बॉल, उसमें दोस्तों इसके द्रव्यमान के साथ इसका वेग भी ऐड हो जा रहा है। देखिए आपको पहले से पता है कि जो टेनिस का जो द्रव्यमान है वो दोस्तों क्रिकेट वाले बॉल के द्रव्यमान से अधिक है, यानी ये W1 है, और जो क्रिकेट वाला बॉल है उसका द्रव्यमान है W2। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर इसके दोस्तों क्या बोलते हैं वेग का, यानी कि वेलोसिटी का, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, जो आपकी ओर आ रही है ई भी है 20 मीटर पर सेकेंड और ई भी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम सेम, यानी बराबर बराबर। तो चेंज कौन हुआ, चेंज ओनली फॉर दोस्तों कौन हुआ, तो द्रव्यमान, यानी M1 ही हो गया, अभी आई हो गया M2 आई भी। तो द्रव्यमानवा के चेंज होके के कारण क्या हुआ कि दोस्तों आपको इस पर ज्यादा बल लगाना पड़ा, सॉरी इस पर कम बल लगाना पड़ा और इस पर ज्यादा बल लगाना पड़ा। ये चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा दोस्तों मेन थोड़ा जो पॉइंट है उसे आप लोग समझिएगा, जो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए जब दोनों का वेग समान रहा तो हमने ये देखा कि इसके द्रव्यमान के कारण हमें क्या हुआ, मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा था तो हमें इस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ा, इसका द्रव्यमान कम था तो इस पर हमें ज़्यादा बल कम बल लगाना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम बात करें इसके वेग का, पहले क्या था, पहले किसी वस्तु का जो जड़त्व था उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता था। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे कि यहाँ पर वेग देखेंगे। हमारे वैज्ञानिक ने सोचा कि अगर टेनिस वाला बॉल जो है, मतलब कि कोई भी वस्तु उन्होंने लिया होगा, ठीक है, मान चलते हैं कि अगर ये जो टेनिस वाला बॉल है वो आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से हमारी ओर, ठीक, ये जो क्रिकेट वाला बॉल है वो आ रहा है मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से हमारी ओर,
10 मीटर पर सेकेंड से हमारी ओर। तो दोनों में आप क्या पाते हैं, देखिए तो दोनों में आप क्या पाते हैं, दोनों में दोस्तों आप ये पाते हैं कि अब ये क्या हुआ है कि इन दोनों का जो वेग है अब वो चेंज हो चुका है। यानी कि जो वेग ये सेम था, अब ये जो वेग है वो भी अलग अलग हो गया। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हो सकता है ई m1 तो पहले ही से था, ठीक है, लेकिन अब ये जब वेग चेंज हुआ है तो जो टेनिस वाला है उसका वेग हो गया कितना, तो दोस्तों v1, ठीक है। आज जो क्रिकेट वाला बॉल है उसका जो वेग है अब वो समान नहीं रहा, वो असमान हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे m2, आप ही हो जाएगा यहाँ पर v2, दोनों का क्या हो गया, वेग बदल गया। तो दोस्तों उस स्थिति में देख सकते हैं आप लोग कि जब इसका वेग ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वेग के साथ जब वो आपकी तरफ आ रही है, तो अगर आप दोस्तों इस बॉल को अगर आप रोकोगे तो इसको रोकने में दोस्तों आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और जब ये जो क्रिकेट वाला बॉल है अगर वो धीरे धीरे आपकी ओर आ रही है, मतलब इस 20 मीटर पर सेकेंड की तुलना में अगर इसका वेग कम है, द्रव्यमान ज़्यादा है, वेग कम है लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा है, अगर वो धीरे धीरे आ रही है तो दोस्तों इस पर आपका जो बल है वो दोस्तों कम लगेगा। यानी इस पर आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा और क्रिकेट वाला पर आपका फोर्स जो है दोस्तों वो कम लगेगा। तो इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वस्तु का दोस्तों जो गुण है, यानी कि जो बल है वस्तु पर लगाए जाने वाले, वो दोस्तों इसके द्रव्यमान के साथ इसके वेग पर भी निर्भर करता है, इसके वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है। यानी जब समान रहे दोनों का वेग तब तो ठीक है, लेकिन अगर असमान हो जाए तो असमान वेग के साथ दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं, अगर हल्की भी वस्तु है अगर वो ज़्यादा वेग के साथ आपकी तरफ आ रही है तो उसे दोस्तों रोकने में अधिक बल लगेगा। अगर भारी वस्तु है और कम वेग के साथ आपकी ओर आ रही है तो उसमें दोस्तों उसको रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि दो वस्तु है, दोनों का शेप क्या है, समान। देखिए दोनों का शेप है समान, दोनों का आकार भी समान है, लेकिन इसमें दोस्तों डिफरेंस क्या है कि देखिए अभी इन दोनों का द्रव्यमान क्या है, दोनों का द्रव्यमान जो है वो दोस्तों बराबर है, इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का दोस्तों ये द्रव्यमान इक्वल है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दोस्तों क्या है, इसमें बिल्कुल भी इंक नहीं है, ठीक है। तो जब इसमें इंक नहीं है तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसको खाली छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम इसमें इंक को डाल देंगे, इसमें दोस्तों क्या इंक है, जब हम इसमें इंक को डाल देंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाई वाला डिब्बा का जो द्रव्यमान है वो इस वाले से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि अधिक हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम कम वाला दोस्तों, देखिए जब हम दोस्तों यहाँ पर देखिए जब हम इन दोनों पर अगर हम बल लगाएं, ठीक ना, समान रूप से अगर बल लगाएंगे तो क्या होगा कि कम द्रव्यमान वाला जो होगा वो गिर जाएगा, लेकिन जो अधिक द्रव्यमान वाला होगा वो नहीं गिरेगा। देखिए कैसे हम मुँह से फूंकते हैं ना, इसको क्या बल लगाना है, छुएंगे तो गिर जाएगा, मुँह से फूंकते हैं, हवा से भी क्या होगा, प्रेशर से उसको बल लगेगा। देखिएगा हल्का छोड़े वो बिगा गया, ठीक है। इस पर लगाते हैं आप ना, देखिए मतलब जितना बल इस पर लगाए ना अपने मुंह से हवा के माध्यम से, उससे भी ज्यादा इस पर लगा रहे हैं। देखिए गिर नहीं रहा है दोस्तों, ये मतलब कि ये गति करना तो दूर की बात है, ये मतलब कि सही से हिल भी नहीं रहा है। अगर हिल भी रहा है तो मेरा हाथ हिल रहा है नीचे से, ये कॉपी हिल रहा है तब ये हिल रहा है, पूरा बल लगा रहे हैं, ये नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, समझे। अब गिरा, मतलब अब इस पर क्या हुआ, ज्यादा दोस्तों बल लगा, तो अब ये गिरा। तो अब यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इस वस्तु का जो जड़त्व है वो इसके जड़त्व से अधिक है। इसका द्रव्यमान कम था तो इसका जड़त्व क्या होगा, कम। अगर इसका द्रव्यमान दोस्तों अधिक है तो इसका जड़त्व होगा अधिक। तो इससे दोस्तों आप लोग ये सीख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो वो जो वस्तु होगी वो अधिक जड़त्व वाली कहलाएगी। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों कम होगा तो वो जो वस्तु है वो कम जड़त्व वाली वस्तु कहलाएगी। तो इसे दोस्तों आप लोगों ने अभी प्रयोग के माध्यम से समझा, ठीक है। देखिए अगर हम इसे मान के चलते उड़ाए, ठीक है, तो इसे रोकने के लिए देखिए इसे उड़ाए तो इसे उड़ाए तो क्या हो रहा है, वेग इसमें वेग आ रहा है, वेग के साथ। तो अगर इसे उड़ा रहे हैं तो इसको रोकने के लिए हमको क्या लग रहा है, थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसे उड़ाएं, इसे का कोई बल ना, एकदम हल्का बल, देख सकते हैं कोई बल ही ना, देख सकते हैं एकदम हल्का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इसका मेन जो रीजन है वो है द्रव्यमान का, लेकिन अगर वेग अलग अलग हो जाए
असमान हो जाए तो वहां पर दोस्तों जो वस्तु का जो दोस्तों बल है वो उसके द्रव्यमान के साथ इसके वेग पर भी निर्भर करेगा। और उस गुण के आधार पर दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने एक नई भौतिक राशि का निगमन किया जिसे हम लोग संवेग के रूप में जानते हैं। यानी उन्होंने दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान के साथ यानी m के साथ उन्होंने v को भी जोड़ा, किसी वस्तु के क्या करने के लिए, बल लगाने के लिए। अगर आपको किसी वस्तु पर बल लगाना है तो उस पर आपको उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर भी आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। और उसी वस्तु के यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो आपके संवेग के रूप में जाना गया। किस रूप में, संवेग के रूप में। यानी इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल है वो कहलाता है संवेग। और जब दोस्तों आप लोग संवेग को सीख गए तो इसी संवेग के आधार पर हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर कोई पूछे कि फुटबॉल है या पत्थर है, इन दोनों में किसका जड़त्व अधिक है, तो दोस्तों आपने अभी जाना कि किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान पर और उसके वेग पर भी निर्भर करता है। तो अभी तो दोस्तों ये अपने शून्य वेग के साथ उपस्थित है, तो अभी ये किस पर डिपेंड करेगा, तो इसके द्रव्यमान पर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में जो सबसे अधिक द्रव्यमान वाली जो वस्तु है वो है पत्थर, तो इसलिए इसका जड़त्व होगा अधिक, और जबकि इसकी तुलना में जो फुटबॉल का जड़त्व होगा वो हो जाएगा कम। तो बोलेंगे ये कम जड़त्व वाला वस्तु है और ये अधिक जड़त्व वाला वस्तु है। थोड़ा सा दोस्तों बात करते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की एक माप होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर अधिक द्रव्यमान की वस्तु होगी तो वो अधिक जड़त्व वाला कहलाएगा, अगर कम द्रव्यमान की वस्तु होगी तो वो कम जड़त्व वाली वस्तु कहलाएगी। यदि वस्तु का जड़त्व अधिक होगा तो उसकी विराम की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, मैंने बताया आप लोगों को। फिर इसलिए यह पाया जाता है कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उनका जड़त्व भी अधिक होता है। इसे मैंने समझा दिया आप लोगों को, थोड़ा समझिएगा। चलाने वाला या रोकने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं कि केवल वो द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। ठीक है, आज संवेग भी बता दिया कि संवेग क्या होता है। संवेग किसी वस्तु के कैसा गुण होता है जो उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा किसी क्षण यानी किसी समय उसका वेग अगर v हो तो उस क्षण वस्तु के संवेग का परिमाण होगा p = mv। कभी भी हम लोग संवेग को कैपिटल P से ना बल्कि छोटा p से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कैपिटल P से हम लोग क्या करते हैं, दाब को डिनोट करते हैं यानी प्रेशर को। समझे, नोट में है यह एक सदिश राशि है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर किसी वस्तु में अगर संवेग अगर लगेगा तो दोस्तों किसी न किसी एक निश्चित दिशा में, देखिए अगर आप बल लगा रहे हैं क्योंकि किसी वस्तु का जो संवेग है वो बल पर डिपेंड करता है, तो बल लगा रहे हैं तो बल भी एक सदिश राशि है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आपका संवेग है वो भी आपका सदिश राशि ही है। समझ सकते हैं कि F बराबर होता है m में, बल बराबर होता है m में। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो तो आपका क्या चाहिए, सदिश तो नहीं है, अदिश है, लेकिन त्वरण आपका सदिश होने के कारण ये जो बल है वो भी आपका सदिश बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें संवेग का तो P = होता है mv। तो m तो आपका बिल्कुल भी दोस्तों सदिश नहीं है, लेकिन जो ये वेग है वो दोस्तों सदिश है, इसीलिए जो आपका ये संवेग होगा वो भी हो जाएगा सदिश राशि। बात करें अगर इसके दोस्तों हम लोग मात्रक का, तो मात्रक सिंपल से निकाल सकते हैं, ऐसे मात्रक निकालेंगे। आप देखें कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस आधार पर इसका जो मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोई पूछेगा संवेग का मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो कि SI मात्रक है, पूरे विश्व के लिए मान्य मात्रक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को संवेग और जड़त्व और द्रव्यमान से संबंधित जो दोस्तों इनके गुण थे मैंने आप लोग को इस सब से परिचित करा दिया। अब हम लोग अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से प्यार से न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को समझेंगे। तो अब आप लोग तैयार हैं, अगर समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से ये वीडियो, तो अब आप लोग तैयार हैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को समझने के लिए। तो आइए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।